बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, एक तरफ अगर देखा जाए तो कानूनी मंजरनामा, सियासी मंजरनामा, मुआशी मंजरनामा, वो तीनों मंजरनामे इस हद तक घुटमुट पाकिस्तान के अंदर कि मंजरनामे में कोई भी चीज़ जो है वो वाज़े तौर पे दिखाई नहीं देती। एक तरफ से बयानी कुछ अपनाया जाता है, दूसरी तरफ से कुछ अपनाया जाता है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 1 साल मुकम्मल होने पे जो कारकर्दगी है वफाकी हुकूमत की उसको सराहा है और कौम को भी मुबारकबाद पेश की है कि 1 साल हमने मुआशी बेहतरी का सफ़र जो है वो तय कर लिया। अब हुकूमती सतह के ऊपर जो इक़दामात हो रहे हैं वो एक तरफ, अवामी सतह पे बहसीयत कौम हमें देखना है कि हम हुकूमती इक़दामात के साथ तालमेल अपना मिलाते हैं या हम इनफरादी तौर के ऊपर अपना काम चलाने की कोशिश करते हैं। एक वो इक़दामात हैं जो हुकूमत की तरफ से उठाए जाते हैं, वो बैनुल अक़वामी मंजरनामे में हो, वो चाहे फंड रेजिंग के मामले में हो या चाहे वो मुआशी इक़दामात में बेहतरी के लिए हों, वो टैक्स हुसूल के लिए हों, वो अवाम को रिलीफ देने के लिए हों, वो चाहे अवामी इक़दामात जिस तरीके से मुआशी इक़दामात में वो तमाम तर स्ट्रक्चर दोबारा असर नौ तरतीब देने की बातें हों जो माजी में तरतीब दिया गया था। लेकिन ये सारे इक़दामात एक तरफ। अब अवामी सतह की बात करते हैं, बहसीयत कौम बात करते हैं कि हमारा किरदार क्या है। अगर हम अपना कोई कारोबार कर रहे हैं, एक अवामी सतह के ऊपर रेट लिस्ट है और उसके मुताबिक हमें दरामदात और बरामदात को देखते हुए अपना वो तमाम तर तरीका असर नौ तरतीब देना है, लेकिन उसमें क्या ये सोचने की बात नहीं है कि रमज़ान से पहले चीज़ों के रेट क्या थे और रमज़ान के अंदर आके रेट क्या हुए? क्या हुकूमती सतह पे रेट्स के अंदर जो है वो रद्दोबदल देखने में आया या फिर अवामी सतह पे हमने अपना किरदार अदा करके वो पुरानी रीत और रवायत को बरकरार रखा है कि नहीं, हम सब ने जो कमाना है वो इसी महीने में कमा लेना है और हमने अपनी ईद को बेहतर करना है। अपनी ईद बेहतर करने के चक्कर में हम कितने लोगों के रोजे खराब करते हैं, ये हमें सेल्फ असेसमेंट करने की ज़रूरत है। राना साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, वो तासुरात दिखाते हैं कि अवामी राय क्या है रमज़ान से पहले के रेट्स पे और रमज़ान के रेट्स के अंदर, वो ज़रा मुलाहिजा करें। रमज़ान से 3 दिन पहले एक चीज़ 150 120 रुपए की थी, वो 350 की है। किससे पूछे कौन है वो? पता ही नहीं किसी ने किया कि कौन आया कौन गया क्या हो रहा है। इनकी मर्जी है, जो मर्जी बेचे हैं। एक 10 रुपए कमाई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 200 किलो बेचो 2000 बाईदा। रमज़ान के पहले 5-6 दिन सूरत हाल ऐसी ही रहती है, उसके बाद ही आहिस्ता आहिस्ता सस्ते होने शुरू होते हैं। अब हम भी यूज़ टू हो गए हैं, हमें पता है। गवर्नमेंट हमें कह रही है सस्ता बेचने के लिए, अगर हमें मंडी में लेकर जाएं उधर से हमें सस्ता दिलाएं तो हम बेचेंगे। सेब 300-400 रुपए है, ये किलो है, इसे पूछ रही है 600 रुपए दर्जन है। गरीब आदमी खा सकता है? कभी नहीं खा सकता। जो पेटी टोकरी पहले थी 2500 की 2600 की, अब 3500 की 3600 की टोकरी दे रहे हैं। हम बहुत परेशान है और आवाम लेने के लिए बहुत परेशान है। ये पीछे से तकरीबन 500 रुपए दर्जन, 550 रुपए दर्जन भरे, इधर कैसे 400 रुपए दर्जन बेचे? पीछे से सस्ता हमें मिलेगा तो हम आगे सस्ता बेचेंगे ना। हमें सस्ता मिलेगा तो हम सस्ता बेचेंगे। हुकूमत हमें मंडी में से सस्ता फराम कर दे, हम सस्ता बेच देंगे। राना साहब, मिडल मैन का किरदार बहुत लंबा अरसा हो चुका है, इस पे बहुत सारी डिबेट्स हो चुकी हैं। ये मिडल मैन का किरदार इन्हीं दिनों में आके क्यों उजागर होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी क्लियर सी बात है। हुकूमत, मैंने कल भी कहा था मैं किसी हुकूमत को ब्लेम नहीं देता, मैं आज भी कहता हूँ मैं किसी हुकूमत को ब्लेम नहीं देता। बाहसीयत इंसान, बाहसीयत मुसलमान, हम खरे कहाँ पे? वो मिडल मैन है, वो आरती है, वो आम सामान बेचने वाला है, वो जिम्मेदार है, वो कोई भी है। ये सारा कुछ ईद के दिनों में क्यों किया जाता है? रमज़ान के दिनों में क्यों किया जाता है? बकर ईद से पहले क्यों किया जाता है? क्यों किया? क्या वो वक्त जिस वक्त में पता होता है कि इस वक्त में आम आदमी ने रोजा भी खोलना है तो उसे कुछ ना कुछ चाहिए। ये जो लोग कह रहे हैं ये किसी को ब्लेम नहीं दे रहे। अब वो बेचने वाला कह रहा है जी मुझे 600 नहीं मिला, मुझे 400 नहीं मिला, मैं 600 को बेचूंगा मुझे जितने का मिला। मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं। और अगर वाकई वो दुरुस्त कह रहा है, अगर वाकई वो दुरुस्त कह रहा है तो फिर जो कमेटियां बनी हुई हैं, मार्केट कमेटियां, उसको पकड़ना चाहिए। फिर उन मार्केट कमेटियों के सेक्रेटरी से लेकर चेयरमैन को पकड़ना चाहिए। फिर मजिस्ट्रेट्स को चाहिए उन पर छापे मारे, उनके खिलाफ सब कुछ करे। और जहां तक एक बात अभी मैं भाई हमारा कह रहा था ना कि जी हम यूज हो गए हैं 3-4 दिन ऐसे चलेगा
और 3-4 दिन बाद रेट नीचे आना शुरू हो जाएंगे, ये नहीं आएंगे। ये वैसे भी ये नज़रियात बने ही क्यों? वो नज़रियात इसलिए बने कि मैं फिर कह रहा हूँ ये किसी एक की हुकूमत में नहीं, हर दौर में होता है ऐसे। मुझे एक दौर ऐसा दिखा दें जब रमज़ान में आपको ये नवीद मिली हो, ये खुशी मिली हो कि जनाब रमज़ान शरीफ का महीना आ गया और बाज़ारों में सेल लग गई, कपड़े से लेकर जूते तक, खाने पीने की अशिया से लेकर मेडिसिन तक, हर चीज़ में सेल लग गई। नहीं होता, मुमकिन ही नहीं है। हम बतौरे मुसलमान भूल चुके हैं अपने फ़राइज़ को। हम बतौरे मुसलमान ये फैसला कर चुके हैं कि हमने सवाब नहीं, हमने माल कमाना है, हमने जन्नत नहीं, हमने जेब बढ़नी है, हमने अल्लाह ताला के हजूर नहीं, अल्लाह माफ़ करे किसी और जगह शायद जवाब देना है। बाद में क्या कहेंगे, कोई बात नहीं जनाब, थोड़ी सी हम कर देंगे, बांट देंगे सामान समून, शायद हमारी माफ़ी। कोई माफ़ी नहीं होती इसमें। माफ़ी अल्लाह ताला की ज़ात गफूर रहीम है, माफ़ करना चाहे सबको माफ़ कर दे, लेकिन कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने भी आजमाइश के लिए रखी हुई है ना। कहा कि ये करोगे तो पकड़ में आओगे, और फिर पता चलता है फलाने का बच्चा बीमार हो गया, फिर पता चलता है फलाने के साथ फलां हो गया। मैं आज की आपको वाक़या सुना देता हूँ। मैं आपकी तरह घर की सब्ज़ी लेने तो जाता हूँ ना, मैं गया तो सब्ज़ी वाला तेज़ी से सारा सामान समेट रहा था। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कहता छापा मारने आ रहे हैं ना। मैं कहा क्या मतलब? कहता हूँ तजावज़ात वाले वो आ रहे हैं ना, तो उन्होंने पहले इतला कर दिया कि सारा सामान साइड पे कर दो। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा भाईजान 10,000 नहीं देंगे। अच्छा, जिसने 10,000 वहाँ देना है, जिसने बाकी चीज़ें करनी है, जिसने दुकान का किराया भी देना है, उन्हें साड़ी चमड़ी देनी है ना, किसी और दी तो नहीं देनी। इस मुल्क के अंदर एक कानून बना दें, मैं आज फिर मिसाल सऊदी अरब वाली दूंगा, वो कानून बना दें जिस कानून के तहत मलावट करने वाले को सख्त तरीन सजा मिलेगी, ज़हीरा अंदोजी करने वाले को सजा मिलेगी, और मुनाफाखोरी करने वालों को सजा मिलेगी। आप करते क्या है? हम 1 लाख रुपए जुर्माना करके चले जाते हैं, 4 दुकानें सील करके चले जाते हैं, वो सुबह 10,000 का 20,000 का वकील खड़ा करेगा, अपनी दुकान की सील खत्म करवा देगा। आप 1 लाख जुर्माना करेंगे, उसने 50 लाख कमाया हुआ है, जुर्माने का क्या करना है? उसी अंदर करे, लिखे, कानून बनाए कि उसने 5 साल जेल से बाहर नहीं आना। कानून बनाए कि असल मुजरम ये है, मलावट करने वाला, ज़हीरा अंदोज, मुनाफाखोर, उसको पकड़ के सजा दे। तो आप देखें बादशाह, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आप और मैं लोगों के पीछे जाएंगे, जब आप और मैं जाके सिफारिश करेंगे, तो फिर कैसे ठीक होगा भाई? फिर नहीं ठीक होगा। फिर रुकने असम्बली हो, सियासतदान हो, आजकल तो लोगों ने दुकानों पे तस्वीर लगाई हुई हैं मुख्तलिफ लीडरों की, इसलिए कि जनाब हमारी तरफ आए कोई ना। ये तो आलम हो रहा है। तो फिर आप हुकूमत को क्यों ब्लेम देते हैं? हम बिल्कुल हुकूमत को ब्लेम नहीं देते, हम ब्लेम देते हैं हर उस शख्स को जो इसमें मुलव्वस है। हुकूमत का कसूर यह है कि उसको चाहिए कि अगर इस पे जो जिनकी ड्यूटियां लगी हैं उनका एहतसाब भी करें, ये भी देखें कि उनकी जायदादें भी कहां कहां बनी हुई हैं, उनकी कोठियां भी कहां कहां पे हैं। राणा साहब, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा ये होती है कि आपने जाके डिपार्टमेंट रिपोर्ट करना है, या आप यहाँ से कहीं और जगह मुंतकिल हो रहे हैं जी, आपका तबादला हो गया। बात यह है जी कि तबादला कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गया। मैं तो कह रहा हूं 2-3 महीने के लिए ओएसडी हो जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं कि मुनाफाखोरी करने की सरपरस्ती करने वाले को, ज़हीरा अंदोज़ी करने की सरपरस्ती करने वाले को, उसके जुर्म को देखकर आंखें बंद करने वाले को, उसके जुर्म पर उसकी सरपरस्ती करने वाले को, चाहे वो सरकारी अफसर है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो सहाफ़ी है, चाहे वो पुलिस एहलकार है, चाहे वो कोई भी है, उसको उससे ज्यादा सजा देनी चाहिए। क्यों नहीं देते सजा? क्यों नहीं देते? जरा जाके देखें तो सही यार। आज मैंने 45 ममालिक में एक लिस्ट निकाली, उन 45 ममालिक की लिस्ट में देखा गया कि जनाब कौन कौन क्या क्या कर रहा है।
मतलब वहां पे रेड लिस्ट क्या है पता चला, उन 45 ममालिक में से सवाए पाकिस्तान के बाकी तमाम ममालिक के अंदर मुस्लिम ममालिक हो या गैर मुस्लिम ममालिक हो, वहां पर रमजान के लिए 50% कम से कम सेल लगी हुई है, कपड़ों से लेकर खाने पीने तक। और यहां पर तो अल्लाह इनको हिदायत दे, यहां पर तो मैं कह रहा हूं कम ही हो रहे। यहां पर तो आप जाके देख लेना जरा हो क्या रहे। अभी आप निकले, अभी तो बहुत से शॉट हमने चलाए नहीं ना, अगर सारे शॉट चलाते तो फिर पता लगता कि हो क्या रहा है। कलई खुलती, पर्दा चाक होता, लेकिन क्या करें, पर्दा चाक करने का नतीजा भी क्या निकलता है कि हर साल वही रोना रोते हैं और हर साल वही मंजर कशी दोबारा से दोहरा दी जाती है। क्या हम कौम बहसियत मुसलमान, बहसियत इंसान कभी सुधरने की तगोदो करते हैं, या फिर एक ही डगर है कि सुधरने का महीना तो है लेकिन सुधार दिखाई नहीं देगा, उसकी तबलीग ही सिर्फ दिखाई देगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सियासी मंजरनामे के ऊपर बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरनामे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो तगदो कर रही है ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की, और साथ ही साथ पार्टी के अंदर भी बड़ी हलचल दिखाई देती है कि जहां पे बहुत सारे लोगों को शो कॉज नोटिस जारी हो रहे हैं, आइंदा उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाने की बातें हो रही हैं, और पार्टी के अंदर मौजूद वो अनासर जो पार्टी को काटने के दर पे हैं या पार्टी को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं, वो चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, चाहे दानिस्ता तौर पे हो या ना दानिस्ता तौर पे हो, उनकी सरकूबी के लिए या उनके सद्देबाब के लिए क्या इकदाम उठाए जाएंगे और वो रुकावटें क्या हैं जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के रास्ते में इस वक्त पड़ी हुई हैं, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने। सलमान अकरम राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलमान अकरम राजा साहब, बहुत सारी खबरें आती हैं मुख्तलिफ दिनों में कि खान साहब जो हैं उनकी तबीयत बड़ी गिर रही है, ये इसलिए मुलाकात नहीं होने दे रहे। फिर खबर ये आती है कि रमज़ान में रोज़े नहीं रखने दिए जा रहे, इबादतों से गुरेज करवाने की बातें होती हैं। फिर आके आप जो है वो उसकी ताज़ीब बयान करते हैं और वो मंजरनामा क्लियर करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो पार्टी ने अंदरूनी तौर पे जो ये बयानात देते हैं उनका कभी मुहासबा किया है कि वो क्यों ऐसा करते हैं? असल में ये एक साजिश है जो कुछ लोग करते हैं। खान साहब को बीमार जलावत दिखाने की बिल्कुल वो जेल में पहले से ज्यादा तवाना है, वो बिल्कुल काफी प्रबंध है कि हौसले जवान है, अज़म गैर मुतज़ल्ज़िल है। ये बिल्कुल एक मैं समझता हूँ गलत एक दानिस्ता रिपोर्टिंग की जाती है और इसको हासिल कुछ भी नहीं। जो हमारे कुछ दोस्तों ने बात कर दी कि उनको जेल में सहरी नहीं दी जा रही या इबादत में खलल डाला जा रहा है, उसको मैं यही कहूंगा कि शायद की गलतफहमी थी, कहीं से रिपोर्टिंग आई, फेक आई और उन्होंने इसको आगे बयान कर दिया, इसमें कोई नतीजा। अच्छा सलमान कुरैशी साहब, आज आपकी जो खान साहब से मुलाकात हुई, बड़ी अहम तरीन मुलाकात, जिसमें आपने बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भी कहा कि मौलाना साहब के लिए कोई पैगाम भी है और मौलाना साहब से हम बात करने भी जा रहे हैं, वो हम मीडिया को तो नहीं बताएंगे, कुछ चीज़ें हमारी तयशुदा होती हैं वो मीडिया को नहीं बताई जाती, बाद में चीज़ें सामने आ जाएंगी। मौलाना साहब को राज़ी कर लेंगे? खान साहब का कोई जो पैगाम है या खान साहब ने जो मौलाना साहब के खदशात हैं, क्या उनके हवाले से बात की है और मौलाना साहब के राज़ी होने के कितने फ़ीसद इम्कानात हैं? पाकिस्तान में जमहूरियत, बुनियादी हुकूक, शराफत का कहाँ है, उसको इस वक्त इस अलायंस का हिस्सा बनना चाहिए। इस वक्त मुल्क एक तारीख फस्तायत में डूबा हुआ है, इस वक्त मुल्क में ना कानून है, ना बुनियादी हुकूक हैं, अदलिया पर गलबा हासिल कर लिया गया है। तो ऐसे में कोई किसी पे एहसान नहीं करेगा अगर वो किसी तहरीक का या किसी अलायंस का हिस्सा बनेगा। हमने दावत दी है तमाम उन जमातों को जो इस हवाले से तगोदो करना चाहती हैं, जो अवाम की सियासत करना चाहती हैं, यही दावत हमने JUIF को दी है और वो अगर हमारे साथ चलना चाहेंगे तो बहुत अच्छा। लेकिन हम बिल्कुल वाज़ेह हैं कि ये हमने जद्दोजहद करनी है, हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात हैं, हम पर ये एक फ़र्ज़ बनता है। इमरान खान इस मुल्क की आवाज़ हैं
उनकी आवाज़ पे हम सबको बाहर निकलना है और हम निकलेंगे। जहाँ तक JUIF का ताल्लुक है, बिल्कुल वो आएँ, हमारे साथ चलें, हम उनको वेलकम करेंगे। हमें नहीं नज़र आता कि कोई ऐसा बड़ा तनाज़ा है जिसकी वजह से वो हमारे साथ ना चल सकें। माजी में जो कुछ हुआ, उंगली उन्होंने उठाई, हमने उठाई, वो माजी का हिस्सा है। आज एक बड़ा मकसद हमारे सामने है, हमें दरपेश है। उस मकसद के लिए हम सबको साथ चलना है और किसी पे एहसान नहीं करना। तो ये है हमारा इस वक्त मौक़िफ़। हम बिल्कुल मतानत से और एक वकार की सतह पे उनसे बात करेंगे। हम चाहते हैं कि वो साथ चलें, लेकिन ये सवाबदीद उनकी है, फैसला उनका होगा। वो जो भी फैसला करेंगे उसके वो खुद, मैं समझता हूँ, जिम्मेदार भी होंगे। उसके जो भी नताइज हैं वो साथ लेकर चलेंगे। हमें उम्मीद है कि वो जमहूरियत का साथ देंगे। अच्छा राजा साहब, कल रऊफ़ हसन साहब ने हमारे प्रोग्राम में ये बात की कि वो लोग जो 26वीं आईनी तरमीम में गायब थे, जो अपोजिशन की आवाज़ के साथ आवाज़ नहीं मिला रहे थे, उनके खिलाफ़ इक़दाम उठाने की बातें हुई हैं और तादीबी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कितने लोग हैं जो ये समझा जाता है कि वो किसी की ईमा के ऊपर पार्टी के अंदर मौजूद हैं और वो पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं? देखिए, जिन लोगों ने तो पार्टी की हिदायत के खिलाफ 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया, उनका तो पार्टी में रहना बिल्कुल नहीं बनता। उनको हम एक कायदे के मुताबिक बिल्कुल पार्टी से फारिग करेंगे। जो लोग उस दिन हमसे राब्ते में नहीं रहे थे, उनके हवाले से फर्दन फैसला होगा। उन्होंने जवाबात दे दिए हैं, उनके जवाबात की रोशनी में उनको सुनकर हम फैसले करेंगे। सर, उनको तो आप सुन के फैसले करेंगे और बिल्कुल उस पर पार्टी डिसिप्लिन पे कोई आप कंप्रोमाइज़ भी नहीं करेंगे। तो सलमान अकरम राजा साहब, अप्रैल के महीने को बड़ी तरजीह दी जा रही है और कहा जा रहा है कि अप्रैल के महीने में बहुत कुछ हो सकता है। आपका जो इत्तेहाद बन रहा है उसके हवाले से भी, आपकी तहरीक के हवाले से भी, तो आप क्या देख रहे हैं कि अप्रैल तक खान साहब की रिहाई भी क्या मुमकिन है? देखिए, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा, ये एक तो एक चहमगोई होगी। हम बिल्कुल एक सियासी इत्तेहाद की जाने बढ़ रहे हैं। हम भरपूर सियासी एक्टिविटी करेंगे, हम अपनी आवाज़ भरपूर तरीके से उठाएंगे। रमज़ान में भी हम कोई खामोश नहीं रहेंगे। आप देखेंगे अगले चंद दिनों में हमारी सियासी एक्टिविटी जारी रहेगी। कौम की आवाज़ हम बने रहेंगे। अप्रैल में ये अमल जारी रहेगा। ज़ाहिर है रमज़ान मुबारक के बाद इसमें शिद्दत आएगी, लेकिन मैं ये कहूँ कि ये 1 हफ़्ते का या 2 हफ़्ते का या 1 महीने का अमल है तो ये दुरुस्त नहीं होगा। हो सकता है नताइज हमें बहुत जल्द मिल जाएं, हो सकता है इसमें थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन ये अब बिल्कुल अहम बात नहीं है। अहम बात यह है कि हम उसूल पर खड़े हुए हैं। हम किसी डील की सियासत नहीं कर रहे, हम चोर दरवाजे नहीं ढूंढ रहे। इमरान खान बिल्कुल वाज़े हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि हमने इस मुल्क के सियासी निज़ाम को जमहूरियत की तरफ ले जाना है, शराफत की तरफ ले जाना है। डील करके सिर्फ कुर्सी हासिल नहीं करनी। तो इस तगोदौ में हम लगे रहेंगे और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि फ़तह हमारा मुकद्दर है और ये फ़तह हमें बहुत जल्द नसीब होगी। अच्छा सलमान अकरम राजा साहब, आपने बेशतर जो बातें हैं दूसरी तरफ से की गई, शेर अफजल खान मरवत साहब की तरफ से, आपने उनके ऊपर जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि वो बार बार हमले आप ही की ज़ात पे क्यों करते हैं? क्या कोई शख्सियाती इख्तलाफ है या फिर उन्हें ये है कि पार्टी से निकाले जाने का तमाम तर मलबा आपके कंधों पे? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, ये गैर अहम सारी गुफ्तगू है। कोई शख्स क्या कहता है, क्यों कहता है, वो कहने दें। मैं बराह रास्त बिल्कुल उनसे या किसी उनकी बात से एंगेज नहीं करूँगा। हमारा मौक़िफ़ यही है कि हम पार्टी के लिए खड़े हैं, पाकिस्तान के अवाम के लिए खड़े हैं, जमहूरियत के लिए खड़े हैं। ये बात हम करते रहेंगे। जो कोई पार्टी को नुकसान पहुंचाता है, जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचाता है, पार्टी के बयानिए को नुकसान पहुंचाता है, पार्टी उसके साथ वही करेगी जिसका वो मुस्तहिक है। इमरान खान साहब फैसले ठोस बुनियादों पर करते हैं, सोच समझ कर करते हैं और उनके फैसलों को हम सब तस्लीम करते हैं। अच्छा, जिन लोगों को पार्टी से फारिग किया जा रहा है, जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया, और वो लोग जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जिस तरह शेर अफजल साहब हैं, क्या इनको इनकी पार्टी नशिस्त छोड़ने के लिए भी कोई नोटिस जारी करेंगे? देखिए, इस पे भी बात बिल्कुल हो सकती है और होगी। इस पे ये दूसरा मरहला है। पहला मरहला पार्टी से फारिग करना या तादीबी कार्रवाई करना,
दूसरा मरहला होगा नशस्त के हवाले से। इस बारे में अभी मेरे पास पार्टी का फैसला नहीं है, लेकिन इनको पार्टी से जिन लोगों ने खिलाफ वोट दिया निकालना तो बिल्कुल तय है। अच्छा सर, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन की समाअत का क्या बना है? वो सवाल जो उठा रहे हैं कि पीटीआई के अंदरूनी मामलात कौन चला रहा है, जबकि अकबर एस बाबर साहब ने वहाँ पे मौक़िफ़ ही अपनाया कि ये नाटक है सारा। तो इस ज़मन के अंदर आपको क्या उम्मीद है, क्या फ़ैसला होगा और पार्टी ने जवाबात क्या जमा करवाए? देखिए, सवाल वहाँ सिर्फ इतना है कि जो पार्टी का आखिरी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ वो पार्टी के आइन और कानून के मुताबिक है या नहीं है। हम कहते हैं है। इलेक्शन कमीशन इस सवाल को देख रहा है। इलेक्शन कमीशन में एक ये नुक्ता उठाया गया कि जो इस वक्त पार्टी के इलेक्शन कमिश्नर थे उनकी तैनाती ठीक नहीं थी, कोई इस नौयत का तकनीकी सवाल है। मैं उस मुकदमे से खुद बराह रास्त मुंसलिक नहीं हूँ, बैरिस्टर गौहर उसको देख रहे हैं। लेकिन उसके जवाब में हमने ये कहा है कि पार्टी ने जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाकर पार्टी के तमाम मेंबरान की तरफ से जो फैसले किए उनकी एक बिल्कुल कानूनी हैसियत है और वो उसके तहत किए गए इलेक्शन बिल्कुल दुरुस्त हैं। अब इस पे फैसला करना है इलेक्शन कमीशन ने। जब वो फैसला करेंगे हम आगे बढ़ेंगे। तब तक एक तरीके से हमारे जो ओहदे हैं उनको उनके हवाले से एक इबाम पैदा हो गया है। तो ये इबाम है, लेकिन जब इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला हो जाएगा तो ये इबाम दूर हो जाएगा और जो भी फरीक मुनासिब समझेगा वो आगे जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा या नहीं करेगा, लेकिन बात वाज़े हो जाएगी। तो आज काफ़ी सारी गुफ्तगू जो इलेक्शन कमीशन में हुई, वो जो मामला है उससे गैर मुतल्लिक थी। मामला पिछले इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से है। ये फैसला करना है इलेक्शन कमीशन ने कि वो पार्टी इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक था या नहीं था। हम कहते हैं ठीक था, वो फैसला करें। बाकी तमाम गुफ्तगू जो है वो फरोई नौयत की है। सलमान कब राजा साहब, आपने हर मुश्किल केस को लड़ा। जब आप तहरीक इंसाफ में नहीं भी थे उस वक्त भी आपने हर उस केस को लड़ने के लड़ा है जो मुश्किल तरीन केस था, जिसे शायद लड़ना बहुत ही मुश्किल था। अब भी आप मुश्किल तरीन केस ला रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो केस आप ला रहे हैं, जो चल रहा है केस, इसमें आज तक के मौजूदा दलाइल के हिसाब से आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, आइन और कानून बिल्कुल वाज़े है। मुझे ज़रा भी इसमें कोई शक नहीं है कि सिविलियन की मिलिट्री कोर्ट ट्रायल नहीं हो सकती। पूरी दुनिया इस पर मुत्तफिक है। आइनी बेंच के जज कहते हैं सज़ा तो होनी चाहिए, ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो, फ़र्क क्या पड़ता है उससे? वो ठीक है, हम भी यही कहते हैं ना। पूरे मुल्क में सीसीटीवी फुटेज हम कहते हैं कैसे गुम हो गई। हम अदालत में भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में मैं पिछले हफ्ते पेश हुआ हूँ। ये तकाजा हमने किया है कि हमें सीसीटीवी फुटेज दी जाए। आप 2-4 सेकंड क्यों दिखाते हैं जहाँ एक जलता हुआ सोफा नजर आता है? पूरी दिखाएं कि उस सोफे पर किसने तेल छिड़का। बहरहाल उससे कते नज़र हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, हज़ारों लोगों की ट्रायल जो है वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में चल रही है। 103 लोगों को क्यों आपने मिलिट्री कोर्ट में भेजा? तो इसलिए कोई इसका जवाब, कोई इसकी तुक नहीं बनती। जो भी उस दिन के हवाले से इल्ज़ाम है उसको आम एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चलाइए, जहां सिविलियन जज होते हैं, जो हाई कोर्ट के ताबे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ताबे होते हैं। ये हमारा मुकदमा है और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई और फैसला मुमकिन है। 5 मेंबर जज साहिबान ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया। तो हमें सोचना होगा कि हम अपने आप को दुनिया से तन तनहा क्यों खड़ा करना चाहते हैं। ये हमारा मुकदमा है जो हमने अदालत में भी अर्ज किया, जो हमारी पिटिशन में भी लिखा हुआ है, जो अखबारात में रिपोर्ट भी हो चुका है। अच्छा राजा साहब सवाल करेंगे, मुझे एक वो कानूनी मंजरनामे का सवाल करना है। जब आप लोग ये समझते हैं कि आप लोग अक़लियत के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो जजेस तैनाती हो, चाहे वो जजेस की सिलेक्शन कमेटी वाला मामला हो, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो है वो कल जो जजेस की सिलेक्शन है आइनी बेंच में, उसकी कमेटी का वो हिस्सा बने, तो कितना कारगर साबित होता है उस कमेटी का हिस्सा रहना, जहाँ पे बायकॉट करके ही उठना बाद का मंजरनामा हो? देखिए, ये एक बहस तलब मामला है। इस पे 2 आरा थी पार्टी के अंदर कि क्या हम जुडिशल कमीशन का हिस्सा बने ना बने, क्या हम जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद निज़ाम बना है उससे बिल्कुल गैर मुतल्लिक हो जाएं। अक्सरियत का फैसला यही था कि ये निज़ाम बन गया है, हम इसको सही नहीं समझते, इसके खिलाफ हम सियासी और कानूनी जद्दोजहद करते रहेंगे। लेकिन जब तक ये है, इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ कहीं हम असर डाल सकें, बेहतरी कर सकें, हम करें। इसी गर्ज से हम वहाँ मौजूद हैं कि कम से कम हमें पता तो चलता रहे कि हो क्या रहा है, कौन किधर खड़ा है।
और एक आध दफ़ा शायद ऐसा मौका आया है कि हमारे जो 2 वोट थे जुडिशल कमीशन में, उनकी वजह से कोई मुस्बत फैसला मुमकिन था। तो इस उम्मीद में हम वहाँ मौजूद हैं कि हम निज़ाम को बेहतर बनाएंगे, बाहर से भी उसको सियासी सतह पे उस पर एतराज़ करके, और इंशाअल्लाह इलेक्शन जीत कर इसको हम ख़त्म करेंगे तरमीम को। लेकिन तब तक हम इसके अंदर रहते हुए बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। आज खान साहब से मुलाकात में कोई ऐसी बात जो आप पूरी कौम को बताना चाहते हैं? जी, खान साहब का यही पैगाम है कि आइन के लिए वो लड़ रहे हैं, कौम के लिए लड़ रहे हैं, बुनियादी हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। इसमें उनकी कोई ज़ाती गर्ज नहीं। उन्होंने बल्कि अफसोस का इजहार किया कि उनके नाम से स्टेडियम को क्यों मंसूब किया गया। उनकी कोई ज़ाती अब ख्वाहिश नहीं है। वो अगर जेल में हैं तो सिर्फ इसलिए हैं कि पाकिस्तान में आइन, कानून, शराफत जो है मुस्तहकम हो, लोगों को उनके हुकूक मिलें, जो गुर्बत है उसमें वो कमी ला सकें, ताकि आवाम की राय के मुताबिक हुकूमत हो, पॉलिसियाँ बने। जो सिंध में इस वक्त तशवीश है पानी के हवाले से, उस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया और सिंध के अवाम के साथ बिल्कुल उन्होंने ऐलान किया कि वो खड़े हुए हैं। तो ये उनका पैगाम है कि इस मुल्क में जहाँ भी जुल्म है, जहाँ भी हुकूक छीने जा रहे हैं, जहाँ भी एक खौफ का एक माहौल पैदा किया जा रहा है, वो उसके खिलाफ लड़ रहे हैं और हम सब उनके साथ खड़े इस निज़ाम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो खौफ का निज़ाम है, धौंस का निज़ाम है, फरेब का निज़ाम है। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब, मिसाल यूसुफजई जो हैं उन्हें तर्जुमान के ओहदे से बुशरा बीबी ने हटा दिया। इसके पीछे क्या कोई पार्टी पॉलिसी जो है उसका इनहराफ है, या फिर तर्जुमान अपनी मर्जी से हटाए जा सकते हैं, तब्दील किए जा सकते हैं? जी, ऐसा ही है। मुझे किसी पार्टी पॉलिसी का इल्म नहीं है। जाहिर है ये तो एक ज़ाती फैसला होता है ना। एक शख्स का तर्जुमान जो है वो पार्टी का तर्जुमान तो बहरहाल नहीं होता। तो बुशरा बीबी को मुकम्मल इख्तियार हासिल है कि वो किसको अपना तर्जुमान मुकर्रर करें, किसको ना करें। इसी तरह खान साहब ने भी तब्दीली की। उन्होंने भी नियाजुल्लाह नियाजी साहब को अपना स्पोक्स पर्सन मुकर्रर किया है। जो जेल के हवाले से उनके मुकदमात हैं उसके लिए भी उन्होंने एक दूसरा वकील मुकर्रर किया है। जो पहले वकील थे उनसे फाइलें ले ली हैं। तो ये उनका एक ज़ाती फैसला है, इसमें कोई चंबे की या कोई तशवीश की बात नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाले जो चंद दिन हैं उसमें तहरीक इंसाफ, जिस तरह आपने कहा कि इसी रमज़ान मुबारक में भी आप कुछ ना कुछ करेंगे, बिल्कुल खामोशी नहीं रहेगी, और जो कुछ आप करना चाह रहे हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं, उसके हवाले से खान साहब ने कोई हदायत जारी की हैं या आपने खान साहब को कोई प्लान पेश किया है? देखिए, गुफ्तगू होती रहेगी पार्टी के अंदर भी, खान साहब से भी मुशावरत होती रहेगी। हमने छुप के तो कुछ नहीं करना ना। जो भी हम करेंगे वो सरेआम करेंगे, आपके सामने होगा। चंद दिन कबल जो इस्लामाबाद में हुआ, जो 2 रोज़ा कन्वेंशन थी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो बुलाई थी, उसके साथ जो किया गया, जिस तरह हम पर दरवाजे बंद किए गए, एक के बाद दूसरा हॉल हमसे छीना गया। एक दिन एक जगह हमने कुछ बात कर ली तो अगले दिन वहाँ ताले डाल दिए गए, हमें लॉबी में तकरीर करना पड़ी। तो ये तो एक हुकूमत की अपनी, मैं समझता हूँ, बेवकूफ़ियाँ हैं, फस्तायत है जो माहौल को गरमाए रखेगी। हम बहरहाल बड़ी मतानत से हक सच की बात करेंगे, पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा लड़ते रहेंगे। बड़ी मतानत के साथ हुकूमत के खिलाफ जो है वो अपनी तहरीक जारी रखेंगे, हुकूमत के इक़दाम जो मर्जी रहें। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस, जो बात ब्रेक से पहले भी की जा रही थी, सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि अगर अभी नहीं बना तो बन जाएगा और उसमें ज़्यादा देर नहीं है। तहफ़्फ़ुज़ात कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है कि जो दूर नहीं किए जा सके हों। माजी में रकाबतें हमारी रही हैं, हमने एक दूसरे के रकीब रहे हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में तमाम लोग मुत्तफ़िक़ हैं एक नुक्ते के ऊपर कि तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान आइन के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, और बहुत सारे लोगों को एतराज़ात हैं, हुकूमत के इक़दामात से भी एतराज़ात हैं, और वो अपोजिशन जमातें जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी रहेंगी। इस ज़मन के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गोशगुजार किया था, उनके जवाबात अब तक क्या मिले हैं, और जो लास्ट मीटिंग थी उस मीटिंग के अंदर
क्या चीज़ें हुई, या फिर उस मीटिंग की तमाम तर तवज्जो उस मीटिंग के ना होने के अवामिल के ऊपर ही मरकूज रही है? इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने। कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान मुर्तज़ा साहब, लास्ट मीटिंग कैसी रही? और वो जो आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि हमने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार बाय रिटन भी किया, वैसे भी गोशगुजार किया PTI के, लेकिन हमें जवाब मौसूल नहीं हुआ था, तो क्या अब तक जवाब मौसूल हो चुका है? नहीं, एक चीज़ शायद दुरुस्त नहीं रिपोर्ट हुई, या मेरे से गलती हुई या आपसे हुई। इन राइटिंग हमने जो है ना उनमें नहीं कहा था। मीटिंग थी मेरी असद कैसर साहब की, जिसमें 2 साथी उनके PTI के मौजूद थे, उन्होंने नोट्स लिए थे अपने। अच्छा। तो जो कुछ मैंने कहा था वो तो जुबानी कहा था, इन राइटिंग मेरी तरफ से कुछ भी नहीं था। तो वो हो गए थे 12 तारीख को, फिर 13 को उन्होंने रिपीट किया, तो अभी तक जवाब तो नहीं आया, मगर ये मैंने मुझ तक पैगाम पहुंचा कि PTI के दोस्त जो है वो कोई मीटिंग करना चाह रहे हैं। तो देखते हैं अब कब होती है मीटिंग। मौलाना के आने पे हो तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि फिर क़यादत भी मौजूद होगी। कि मुझे कुछ थोड़ी देर पहले एक पैगाम मिला है। आज इमरान खान साहब से इनकी मुलाकात हुई और सलमान अकरम राजा साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खान साहब ने मौलाना साहब के नाम कुछ पैगाम दिया है जो हम सिर्फ मौलाना साहब को ही बताएंगे, मीडिया पे ये नहीं बताएंगे। मौलाना साहब तक जो हदशात है उसके हवाले से और इत्तेहाद के हवाले से खान साहब ने जो कुछ कहा है वो हम जाके मौलाना साहब के साथ बात करेंगे। शायद उसी हवाले से आपके साथ मीटिंग हो रही हो। तो अगर वो तमाम हदशात जिनका आपने हमेशा इजहार किया है या जो उस मीटिंग में रखा है, अगर वो हदशात दूर हो जाते हैं तो फिर जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो अपोजिशन में अपना किरदार जिस तरह अदा करना चाहिए, आप कर तो रहे अदा, लेकिन मुत्तहिदा अपोजिशन फिर उसमें आ जाएगी। देखिए, जहाँ अपोजिशन का किरदार है उसमें मेरा ख्याल है कोई खामी तो नहीं पाई होगी आपने। कोई ऐसी बात मुझे तो ऐसी याद नहीं है। आप तनकीद कर सकते हैं अगर कहीं हमने कोई ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया है या कोई ऐसी चीज़ जो है जहाँ पे हम अपना किरदार हमने अदा नहीं किया, मगर स्टिल जो है ये जब जवाब आ जाए तो जवाब फिर मैं तो बाइख्तियार नहीं हूँ, मैं तो एक आम सा वर्कर हूँ। फिर पार्टी के अदारों के पास ये मामला लेके जाना पड़ेगा। पहले क़यादत को जवाब दूंगा, मौलाना साहब को, फिर मौलाना साहब को पार्टी के अदारों में ये मामला लेके जाना पड़ेगा कि ये हमारी तरफ से रिजर्वेशन थी, ये जवाब आया है, आप बताइए कि आप क्या कहते हैं। तो फिर हमारे यहाँ जो है वो जो मैकेनिज्म है फैसला करने का, वो उसमें जब तक नहीं डालेंगे तो उस वक्त तक फैसला हो नहीं पाएगा। तो लेके हमें जाना पड़ेगा। भले उसमें गो के इजलास हमने 20th को बुलवाया हुआ है मेरा ख्याल है जनरल काउंसिल का। अगर उसको एंटीडेट भी करना हुआ तो शायद मौलाना साहब आ जाएं तो कर सकें, मगर जो है ना वो हमको वो मैकेनिज्म जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा कामरान साहब, सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात आप लोगों को ही हैं या दूसरी जानिब से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो आपकी गुज़ार किएगा? उधर से कन्वे नहीं हुए। मैंने उनसे पूछा था, मैंने उनको कहा था फ्रेंकली कि अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं हमसे, और ये नेचुरल है, अगर हम किसी को कहते हैं कि जी ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, तो दूसरी तरफ से भी जो है ना वो हो सकता है कि उनकी तरफ से भी कोई बात हो। तो अगर वहाँ से कोई ऐसी चीज़ है तो उनको भी कन्वे करना चाहिए। देखिए बात ऐसे है कि अगर इकट्ठे मिल के चलना है और फिर 2 कदम के बाद जो है ना हमको वो गलतियाँ और वो तहफ़्फ़ुज़ात याद आने हैं, तो उससे पहले बेहतर है कि उसको पहले से तय कर लिया जाए, वरना फिर जग साई वाली बात हो जाएगी, बेइज्जती वाली बात होगी। तो हम नहीं चाहते कि मौलाना जिस स्टेचर के हैं उनकी कोई फिर बाद में कोई ऐसी बात उनके सामने आए कि जी ये बात इस तरह से थी या उस तरह से थी। तो पहले से सारी चीज़ें सेटल हों, और हम ये भी चाहेंगे कि सेटल होने के साथ साथ जो है वो कागज़ पे भी हो, ताकि फिर पता हो सब दोस्तों को कि ये सेटलमेंट है हमारे दरमियान। और मगर ये प्रोवाइडेड कि ये सब्जेक्ट टू डिसीजन बाय दी हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, जो हमारे अंदर जो है ना हमारे अदारे जो वजूद रखते हैं, उनके डिसीजन से सारा कुछ मशरूत है। अच्छा, 1 साल मुकम्मल हो गया हुकूमत को, जमहूरी हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया, कैसा पाया आपने इस साल? देखिए हम तो जमहूरी हुकूमत कहेंगे, आप जो मर्जी कहें ना, हमें तो जमहूरी हुकूमत आप जानबूझ के शरारत कर रहे हैं।
ये बचपन से करते आ रहे हैं राणा साहब। ये रैश ड्राइविंग इस हुकूमत को, जिसको ये पता नहीं है कि वजीर लगा दो और उस वजीर की नीड क्या है। 10 से शुरू किया उन्होंने 27 तक पहुंचा दिया और आधा हफ्ता हो गया, आज तक ये पता नहीं है कि किसको क्या पोर्टफोलियो मिलना है। हालांकि बंदे उसको जमहूरी हुकूमत कह रहे हैं। पहले जरूरत होती है कि भाई इस जगह पे जो ना बंदे की जरूरत है, ये अच्छा काम कर सकता है, फिर उसको जो है ना वो उसको चुन के लाते हैं, या बंदा ले आए हैं और उसके बाद जो है ना उसके लिए जो है चीज ढूंढ रहे हैं कि अब उसको ये चीज किसके हवाले करें। कपड़े पहले बना लिए और बंदे जो है ना। कामरान साहब, यासर करेगा सवाल, ये परवेज खटक साहब अचानक मंजर आम पे आना, पहले सुन रहे थे कि वो जमीयत उलमा इस्लाम में जा रहे हैं, फिर अचानक वो जमीयत उलमा इस्लाम में तो नहीं गए लेकिन हुकूमत में चले गए। इस्लाम में, जमीयत उलमा इस्लाम में नहीं गए, इस्लाम में नहीं गए मगर इस्लामाबाद में तो चले गए। यानी इस्लामाबाद में जाने के लिए पहले आपकी तरफ आना, रजू करना जरूरी है। वो मौलाना पारस है ना, कहीं कहीं जो है ना वो जिसके साथ लगते हैं फिर वो सोना हो जाता है। अच्छा कामरान साहब, ये जो तहफ़्फ़ुज़ात थे ये सिर्फ आप लोगों के हैं या फिर शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि अपोजिशन में इख्तलाफात हैं, तो वो अपोजिशन में सिर्फ आप ही थोड़ी हैं, दीगर जमातें भी हैं, दीगर लोगों के भी कोई इख्तलाफात हैं, मिसाल के तौर पे GDA के या किसी और के? देखिए ये नेचुरल है, एक घर के अंदर भी जो है ना फैमिली होती है ना, तो फैमिली के अंदर भी इख्तलाफात तो होते हैं। इवन अगर कोई पकाने पे कोई मामला आ जाए तो कोई कहेगा ये डिश बनेगी, दूसरा कहेगा नहीं ये डिश बनेगी, तो ये अगर ना हो तो इसका मतलब है कि फिर कोई यूनिफॉर्म फोर्स है। तो यूनिफॉर्म फोर्स तो नहीं है ना ये सियासी जमातें, तो और फिर मुख्तलिफ जमातें हैं और उनके अंदर इख्तलाफात होने चाहिए और वो इख्तलाफात से ही जो है ना वो बेहतर चीज़ें सामने आएंगी। तो वैसे मेरे इल्म में नहीं है कि किसी ने कोई वो किया हो, क्योंकि ये सारा जो इंतज़ाम था ये शायद खान साहब के पास और महमूद खान साहब के पास था, और वो जिनके पास इंतज़ाम होगा उन्होंने अपनी बातें जो है ना रिकॉर्ड करवाई होंगी उनके पास, तो उनको ज़्यादा बेहतर तौर पर पता होगा। मौलाना साहब की वापसी कब तक है और मौलाना साहब की वापसी पर बड़ी मुलाकातें मुतवक्के हैं? 7-8 को इंशाल्लाह मौलाना साहब आ जाएंगे और 8 के बाद सारे फिर अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह ताला, तो मुलाकातें मुतवक्को हैं। आज वाली मुलाकात भी जो कल वाली जो एक हम शेड्यूल करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो जो है अब शायद वो भी 8 तक ही चली जाए। अच्छा, आप क्या समझते हैं कामरान साहब कि ये अलायंस, ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने में कितना अरसा लगेगा, और ईद के बाद अगर कोई तहरीक चलती है तो क्या वो सिर्फ हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी एक नुक्ते पर है या मुस्तक़बिल में किसी और वादे के ऊपर भी? नहीं, वादे तो उसमें ऐसा है कि देखिए सियासी जमातों ने अगर वादा पूरा ना करना हो या एक आपस में कोई उनके दरमियान कोई ऐसा प्रोग्राम ना हो तो वो फिर आगे नहीं चलते। कोई ना कोई बहाना बना के रुख मोड़ना बड़ा आसान है। आप हमारा अपना माजी PDM का माजी देख लीजिएगा, बड़ी अच्छी तहरीक चली, बड़ा उसके बाद जो है ना हुकूमत भी हमने बना ली, हुकूमत भी जो है ना वो कि हम हुकूमत के बाद इमीडिएट इलेक्शन की हक में थे, मगर उसको आगे कंटिन्यू भी कर लिया। कंटिन्यू करने के बाद जब अगले इलेक्शन की बारी आई तो दोस्तों ने एक दूसरे के खिलाफ काम किया और इसका नतीजा भी निकला कि कोई आउट हो गया, कोई बीच में इन हो गया। इस तरह से पार्टियों के अपने मफादात होते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। मगर इस वक्त जो है ना सबसे बड़ा मसला ये है कि फेयर इलेक्शन जो है ना इस मुल्क में नाफीद हो गए हैं और मैंडेट के बगैर जो है ना वो हुकूमतें, और ये मुसलसल जो है ना, जो मेरा अपना ख्याल है ज़ाती, पार्टी का इस ख्याल से मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है। ये 2018 से जो है ना ये मामला हमने जो है ना वो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। पहले भी होता था मगर ये 2018 और उसके बाद 24 ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस चीज़ को एड्रेस करना होगा। इस चीज़ को ठीक नहीं करेंगे तो फिर आप देखिए इस वक्त क्या हाल था। अगर हम फेयर इलेक्शन करवाते और ये लोग जो है ना इलेक्टेड होते
तो आज जो है ना कम से कम अगर और कुछ भी ना होता 20-25%, 50% हालात इससे बेहतर होते। सिर्फ ये कि लोगों को पता होता कि फलां साहब जो है ना हमारे नुमाइंदे हैं और हमारी राय जो है ओनरशिप उनके पास होती है। अब तो ओनरशिप भी नहीं है, अब तो लोग बरमला कहते हैं, खुलम खुला कहते हैं कि ये जो MPA बैठे हैं और ये फलां काम करके आए हैं, फलां चीज़ दे के आए हैं, फलां फॉर्म 47 के हैं। तो जब ये चीज़ हालात आ जाएं और जिस तरह से इल्ज़ामात दुरुस्त तौर पे या गलत तौर पे जो इल्ज़ामात मार्केट में हैं वो लगने लग जाएं, तो फिर हालात इसी तरह से होते हैं जैसे 2 सूबे आज ख़राब कर चुके हैं लोग। अच्छा, क्या आपको नज़र आ रहा है कि 2029 में ही इलेक्शन होंगे या उससे पहले होंगे? अब गवर्नमेंट की हरकतों से जो है ना वो लग रहा है कि इससे पहले ही होंगे। वजह उसकी देख लें, कभी आपने जो ना इतने जो ना वो बल्क में जो ना वो इस कैबिनेट में इजाफा देखा है और इस तरह से देखा है और नीड बेसिस ना हो तो इसका मतलब, और फिर उसके बाद वो जलसे शुरू हो गए गवर्नमेंट के पार्ट पे, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ऐसा खौफ मौजूद है जिसकी बुनियाद पे जो है ना वो हरकत शुरू की गई है, अपने आप को बताना शुरू किया गया है। अब वो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं ये फिर एक अलग से बात है, मगर मामला जो है ना उनके दिल में भी कहीं खौफ पाया जाता है। नहीं तो आप क्या समझते हैं ये जो कैबिनेट के अंदर लोग शामिल किए गए हैं ये बाइख्तियार होंगे? देखिए बाइख्तियार तो वो भी नहीं है जो पहले से कैबिनेट है वो बाइख्तियार है। नहीं तो फिर इनकी शमूलियत की वजह क्या? वो बस वो बैच लग जाएंगे ना कि मिनिस्टर या साबिक मिनिस्टर, उसके बाद ये समझते हैं कि साबिक मिनिस्टर बनना कोई फख्र की बात है, वरना कि बंदों को काम करके आदमी जाए, अगर मुल्क को कौम के लिए कोई अच्छा काम किया हो वो फख्र की बात है, जिंदगी में भी और जिंदगी के बाद भी। तो ये साबिक मिनिस्टर होना या मौजूद मिनिस्टर होना ये कोई फख्र की बात नहीं है। तो सर केपी और पंजाब के डोमिसाइल में कोई फ़र्क है? जो इख्तियार वली खान साहब ने कहा कि PMLN में केपी और पंजाब के डोमिसाइल में बड़ा फ़र्क होता है, परवेज़ खटक का वजीर बनना उन्हें बड़ा चुभा। हमारा डोमिसाइल तो सबसे कमज़ोर डोमिसाइल है। हम तो कहते हैं कि आपके तो 2 इलेक्शंस पे हम सवालात ज़्यादा उठाते हैं ना, 2018 और 2024 में। हम तो जब से पाकिस्तान बना है वो हम तो जो ना ज़ेरे इंतज़ाम रहे। अच्छा, आप मौजूदा सूरत हाल में आप कह रहे हैं कि हुकूमत की हरकत से लग रहा है कि इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे, खौफ का शिकार हुकूमत लगती है। आप जो अक्सर क्या कहा करते हैं, आपका एक फ़िक्रा जो हमेशा ही हम आपको प्रोग्राम में कहते हैं कि क्या बच्चा अभी गोद में है? नहीं, दूसरे बच्चे के साथ भी जो है ना वो उसको भी थोड़ा बहुत जो है ना मेरा ख्याल है वो छोटे मोटे राब्ते अभी तक हैं या दोबारा बहाल हुए हैं, ये राब्ते टूटे हुए नहीं हैं। तो दूसरे बच्चे के साथ भी राब्ते हैं, वो इसीलिए कभी कभी मैं भी उनके साथ जो है ना उस बच्चे के साथ छेड़छाड़ कर लेता हूँ। सही है। अच्छा, आपने पिछले दिनों कहा था कि हम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं अगर हुकूमत ऑफ़र दे तो। क्या समझते हैं कि हुकूमत की तरफ से कोई ऑफ़र आएगी? हुकूमत इस ज़मन के अंदर संजीदगी दिखाएगी? दोनों तरफ से ये जो ना दोनों तरफ से जो है ये कंसेंट रिक्वायर्ड है और ये मेरा ख्याल पाकिस्तान के मफाद में होगा, बल्कि इसमें पार्टी भी जो है जो कि भी जो है ना अपने आप को बेहतर है उनके लिए कि अब एक स्टेप पीछे हो जाए और कहे कि जी ठीक है इनके दरमियान कोई कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए, और कॉम्प्रोमाइज़ जब हो जाए तो वो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। सारे पाकिस्तानी हैं, सारे इस मुल्क से जो है वफादार हैं, कोई मुमकिन नहीं है कि हम इस मुल्क से गैर वफादार हों। तो इस वफादारी का जो है वो फ़ायदा लेके और सब आपस में तय कर लेना चाहिए कि फेयर और फ्री इलेक्शन, और उसके बाद वो उस मैंडेट का एहतराम, जिसको जो जीत जाए उसको जो है मौका मिलना चाहिए। साहब, तहरीक इंसाफ से निकाले गए MNA शेर अफजल मरवत साहब ने कल कहा कि जी मौलाना साहब का जीतना जो है वो धांधली है, मौलाना साहब धांधली से जीते पशीन वाली नशिस्त पर। पशीन वाले पे तो किसी ने चैलेंज भी नहीं किया। वैसे ये शेर अफजल साहब जो ना पहले JUI में होते थे मेरा ख्याल। जी, आपका ख्याल ये अच्छा है वैसे आपका ख्याल। और उससे पहले जो है ना अजी रहमतुल्लाह की जो है ना वो स्टेट अफसर थे हाउसिंग में कि उन्होंने जो है ना कहीं से बारो किया हुआ था। अजी रहमतुल्लाह हमारे वजीर नहीं
क्या आप शेर अफजल खान मरवत की सियासत या उनकी शख्सियत के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैं नहीं कहता, उसको वकील है, हमारा दोस्त है, मगर वो मौलाना के ऊपर कुछ ना कहे तो अच्छा है। मैं सिर्फ उनको याद दिलाता हूँ कि पहले आप JUI में थे और उससे पहले हाजी रहमतुल्लाह स्टेट अफसर थे और उससे पहले सिविल जज थे। सही है, चलें, ये याद दहानी जो है उन तक पहुँच जाएगी। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे। राना साहब, पिछले दिनों बरकियात वाला जो मामला था, आज़ाद जम्मू कश्मीर वाला, उस मामले के हवाले से कोई रिबर्टल आया? जी, मुझे चूँकि हमने कहा था कि हमारा फोरम हाजिर है, जब हम बात करते हैं तो हम बाकायदा कहते हैं कि आए कोई मौक़िफ़ देना चाहता तो दें। उस वक्त हमने वहाँ के जो हेड थे जी बरकियात के, जो वहाँ पे कर रहे थे मीरपुर में, हमने उनसे कोशिश की थी बड़ी कि नज़ीर मुग़ल साहब से कि वो बताएं, चीफ इंजीनियर साउथ जो हैं वो उस पर हमें बताएं इस ये जो हो रही है, चोरी हो रही है। तो उस समय पे उन्होंने हमारे जो वहाँ पे नुमाइंदे हैं ना, उनके ज़रिए उन्होंने एक भेजा हमें, चीफ इंजीनियर जो साउथ नज़ीर मुग़ल है, उन्होंने कहा जी कि मेरे आने से पहले यहाँ पर बाकायदा सारा कुछ होता था, लेकिन जिस दिन से मैं सजाद जलाल साहब हमारे नुमाइंदे, उनको उन्होंने कहा जिस दिन से मैं यहाँ पर तैनात हूँ, इनकी तकर्री हुई है नज़ीर मुग़ल की 31 अक्टूबर 2024 को हुई है। उन्होंने कहा चार्ज संभालने के बाद इन करप्ट माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाई शुरू कर रखी है, बंद मीटर्स को फौरी तब्दील करने का हुक्म दिया है, करप्ट माफिया के खिलाफ चार्जशीट मुरतब की गई है, सजा और जजा के अमल को लागू किया गया है, करप्शन में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ चार्जशीट जारी करते हुए मुलाजमत से मुअत्तल करवाया गया है। अब जो हमने बातें की थी उन्होंने उसको ये नहीं कहा कि गलत है, उन्होंने कहा जो मुलव्वस था हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है, और इनकी तैनाती इनके बकौल के बाद में हुई है, उससे पहले ये सारे मामला चलते रहे थे। और अब भी जो बंद मीटर है, हमने भी यही कहा था कि मीटर बंद होते हैं, हमने भी यही कहा था कि बंद मीटर होते हैं और मुकमका होता है एक्सचेंज के साथ, या ऊपर तक जाता है, एक्सचेंज के साथ हुआ तो ऊपर तक जाता है ना। अब वो कहते हैं कि जी हम इस पर एक्शन ले रहे हैं और बहुत से लोगों को मुअत्तल किया है और बहुत से लोगों को मुअत्तल करेंगे और किसी किस्म का इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और इन्होंने कहा जो पहले चीज़ें थी वो हमारी तैनाती से पहले थी, अब मेरी तैनाती जो हुई है, नज़ीर मुग़ल साहब ने कहा, उसके बाद मैंने इस पर एक्शन लेना शुरू किया और करप्ट माफिया के खिलाफ मैंने एक जहाद शुरू किया। चले, हम तो उन चीज़ों को उजागर कर सकते हैं जो माशरे के अंदर खामियाँ दिखाई देती हैं, उनके ऊपर इकदाम उठाना वो तो सरकारी अफसरान का काम है। अगर नज़ीर साहब जो हैं बकौल उनके कि इकदाम हो रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं इससे ज़्यादा तेज़ी से हों, और अगर नहीं हो रहे तो हम ये उम्मीद करते हैं कि कम अज़ कम हो जाएं। हर कोई अपना किरदार ज़रूर अदा करता रहे, जिस मसनद के ऊपर बैठा है उस मसनद का फ़र्ज़ अदा करता रहे, वो जो बार उसके कंदूम के ऊपर है वो हल्का करता रहे तो ज़्यादा। साथ में इसमें मैं कहूँगा नज़ीर साहब से कि आप जिस दिन चाहेंगे मैं अपने नुमाइंदे को हम बहुत से सबूत भी दे देंगे कि अब भी वहाँ पर क्या हो रहा है, ताकि ये करप्शन को ख़त्म करने में हम भी अपना हिस्सा डाल सकें। ठीक, नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे और राना साहब की इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़, अल्लाह ने के बाद।